बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे। और आज हमारे साथ जो शख्सियत होंगी प्रोग्राम में, वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ बतौर खिलाड़ी भी नुमायाँ परफॉर्मेंस देते रहे और रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान की कोचिंग में मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने उनको देखा। और गुज़िश्ता सीज़न तक वो सिंध की टीम के साथ थे, उससे पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी रहे, उससे पहले जूनियर सतह पे काफ़ी कोचिंग उन्होंने की। तकरीबन 10 बरस से तो एक्टिव वो थे और उसके बाद अब वो बाहर हैं क्योंकि उनकी एज ज़्यादा हो गई है। एक तो यही वजह है, बाकी और क्या वजूहत हैं हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। बाकी उनके तजर्बे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक में इस वक्त जो कमी है, जो मसाइल हैं, उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और जो कुछ बतौर सेलेक्टर भी, क्योंकि पाकिस्तान टीम के अहम दौर में वो बतौर सेलेक्टर भी काम करते रहे हैं। इंज़मामुल हक जब पाकिस्तान की टॉप सिलेक्शन कमेटी के इंचार्ज थे, वो उस वक्त उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे। तौसीफ़ अहमद की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे हम बात ज़रूर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने एक तारीख़ रकम की है। जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ सीरीज़ 2-0 से जीती है पाकिस्तान ने, टेस्ट सीरीज़, जहाँ पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कराची में हुआ। वहाँ पाकिस्तान ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। और उसके बाद जो दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हुआ रावलपिंडी में, वहाँ पाकिस्तान की टीम 95 रन से कामयाबी हासिल करने में कामयाब रही। और इस तरह से सीरीज़ पाकिस्तान ने रैप की 2-0। रावलपिंडी में जो स्कोर कार्ड रहा, वहाँ 272 रन पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में बनाए, जिसके जवाब में 201 रन बना सकी जनूबी अफ्रीका की टीम। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने 298 रन बनाए, जिसमें मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी शामिल थी। 115 रन उन्होंने किए और उसके बाद उसके जवाब में जनूबी अफ्रीका को 370 रन का हदफ मिला, जो कि 5वें रोज़ शानदार बॉलिंग की पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स, ख़ास तौर से हसन अली, उन्होंने 5 विकेटें हासिल की और 4 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन शाह अफरीदी ने, और यूं हसन अली ने इस टेस्ट मैच में 10 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहली इनिंग्स में भी हसन अली ने बहुत उम्दा बॉलिंग की थी और 5 खिलाड़ी उस वक्त भी हासिल किए थे। इससे पहले जो टेस्ट मैच कराची में, जैसे मैंने कहा, हुआ, उसमें पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। 88 रन का हदफ पाकिस्तान को मिला था, जो पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर हासिल किया। पहली इनिंग में जनूबी अफ्रीका ने 220 और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 378 रन बनाए। और दूसरी इनिंग में 245 रन बना सकी जनूबी अफ्रीका की टीम, और उसको हदफ जो पाकिस्तान को मिला वो बासानी पाकिस्तान ने हासिल किया। फवाद आलम की बहुत उम्दा परफॉर्मेंस रही, फ़हीम अशरफ बहुत उम्दा खेले, रिजवान वहाँ भी बड़ा अच्छा खेले, अज़हर अली बहुत उम्दा खेले। दूसरे टेस्ट मैच में भी पहले टेस्ट मैच की तरह पाकिस्तान की जो ओपनिंग शराकत थी, जो ओपनिंग जोड़ी थी, वो कुछ खुलकर नहीं खेल सकी। इमरान बट पहली मरतबा उन्हें मौका मिला और पाकिस्तान की टेस्ट कैप उन्होंने पहनी और उनके साथ आबिद अली खेले बतौर ओपनर। लेकिन 4 इनिंग्स जो इन दोनों ओपनर्स ने खेली, उनमें कुछ ख़ास परफॉर्मेंस इनकी नहीं रही। बहरहाल ये तशवीश की बात ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। ये एक बहुत उम्दा आगाज़ है इस सीरीज़ का। और किसी हद तक जो आपकी कोचिंग पैनल था, हेड कोच मिसबाह-उल हक हों, बैटिंग कोच यूनुस खान हों, बॉलिंग कोच वकार यूनुस हों, इन पर जो दबाव था न्यूजीलैंड के दौरे के बाद, वो भी खासी हद तक कम हुआ है। और अब कहा यह जा रहा है कि एक सुख का सांस लेंगे और आगे काम करेंगे। अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा, लाहौर में 3 मैचेस खेले जाएंगे। अब इस टूर्नामेंट को, इस सीरीज़ को अगर देखें तो यहाँ जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी मरकरम जो हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन किए हैं और उनके बाद फ़हीम अशरफ पाकिस्तान के नज़र आते हैं। बॉलिंग का अगर जायज़ा लें तो हसन अली सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें उन्होंने हासिल की, शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी। और इसके साथ साथ ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान की टीम का जो ग्राफ है वो ऊपर गया है। लेकिन उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान के खिलाड़ी उस हवाले से काफ़ी पीछे नज़र आते हैं। इसमें से बाबर आज़म हैं, जो कि इब्तदाई 10 खिलाड़ियों में शामिल नज़र आते हैं। बाबर आज़म ने 10 मुकाबलों में 932 रन बनाए हैं इसके, और इसमें टॉप पर 1675 रन के साथ लबुशैन है। और उनके बाद जो रूट 1550 रन बना चुके हैं, 1341 रन जोड़ चुके हैं स्टीव स्मिथ। और इनके बाद बेन स्टोक्स हैं, रहाने हैं, बटलर हैं, वार्नर हैं, और फिर बाबर आज़म का नंबर है। और इसके बाद
पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी अज़हर अली की सूरत में नज़र आता है 12 मैचों में 748 रन। तो अगर आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप को देखें तो वहाँ पाकिस्तान अब भी काफ़ी नीचे है और यकीनी तौर पे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इसका फ़ाइनल जो जून में होगा वो खेलेगी। एक टीम का फ़ैसला हो चुका है, न्यूजीलैंड। बाकी टीम कौन सी होगी ये देखना है कि भारत आती है, ऑस्ट्रेलिया आती है या कोई और टीम फ़ाइनल में जगह बना पाती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन है, टेस्ट मैच सीरीज़ जीती, जनूबी अफ्रीका जैसी टीम को हराया, 2-0 से पाकिस्तान की टीम जीती, तो यहाँ से ज़रूर एतमाद मिला होगा। नए चेहरे हमने देखे टेस्ट मैच में, नुमान अली की सूरत में पहली इनिंग्स में बहुत कराची में बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी। ताबिश खान बेंच पर ही रहे, साजिद को मौका नहीं मिला, लेकिन देखना यह है कि आगे क्या सूरत हाल होती है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद तौसीफ़ अहमद होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ हुई उसका अहवाल हमने ब्रेक से पहले आपके सामने रखा। आपने तनदही के साथ वो मैचेस देखे और पाकिस्तान की कारकर्दगी को कहीं सराहा गया और कहीं उस पर नुक्ताचीनी भी हुई, उस पर हमने बात की। अब हम प्रोग्राम के मेन हिस्से की तरफ आते हैं। तौसीफ़ अहमद, जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था, उनसे हम बात करेंगे। पाकिस्तान के मायनास खिलाड़ी रहे, ऑफ स्पिनर, अपने दौर के बहुत शानदार ऑफ स्पिनर थे और उसके बाद कोचिंग में भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुख्तलिफ़ सतहों पे काम किया और बतौर सेलेक्टर भी पाकिस्तान की टीम को सर्व किया तौसीफ़ अहमद ने। तौसीफ़ अहमद भाई, तौसीफ़ भाई, पिछला सीज़न आपने पाकिस्तान के साथ गुजारा और इस सीज़न में आप बाहर बैठे हैं, क्या वजह है? वजह तो बज़ाहिर जो हमें बताई गई वो ज़ाहिर एज हमारी ऊपर चली गई 60, और 60 के बाद जो है रिटायरमेंट होती है कहते हैं। तो उस लिहाज से मैं ही नहीं बल्कि और भी बहुत से लोग हैं, शौकत मिर्ज़ा और भी कई ऐसे लोग हैं जो इसमें उनको पीसीबी ने। लेकिन एक न्यूज़ ये थी कि शायद हम जब जो ये एक बनेगा सिस्टम कराची और ये सब रीजन वगैरह का, तो शायद उसमें लोगों को लगाएं। मुझे नहीं पता कि एज वालों को लगाएंगे कि नहीं, लेकिन सुना है कि उसमें जो बाहर हुए हैं उनको रखेंगे। कहा यही था कि प्लेयरों की तरह जो पीसीबी में थे उनको भी रखेंगे, प्लेयर भी जो डिपार्टमेंट से फारिग किया है जिनको, सब लोग आ जाएंगे इस सिस्टम में। तो आई होप, अल्लाह करे ये सिस्टम शुरू हो तो पता चलेगा, क्योंकि बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। कि कंट्रोवर्सी क्या, हमारे पे भी वक्त आया था ये, जब हमें यूबीएल से निकाला गया था। तो हम जानते हैं कि जब डिपार्टमेंट से किसी को या उसकी रोज़ी ख़त्म होती है तो ठीक है, लेकिन इसका वादा ज़रूर किया, अल्लाह ने भी किया है और यहाँ भी किया गया है कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं उसमें सब एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा सीज़न है, पहले सीज़न का तो हिस्सा आप भी थे फर्स्ट क्लास में। ये फर्स्ट क्लास सीज़न जो नए निज़ाम के तहत हो रहा है, आप इसका हिस्सा रहे हैं, फिर भी क्या आप बताएंगे कि आपने जो ये इस सिस्टम में और पिछले सिस्टम निज़ाम तो वो तो उस वक्त तो बिल्कुल ही डिफरेंट था। यानी मैं, अगर आप मुझसे आप मेरे टाइम की क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उस वक्त तो आई भी बड़ी लोगों की अच्छी आई थी, और क्लब क्रिकेट इतनी ऐसी होती थी कि जैसा लग रहा है आपके कोई फर्स्ट क्लास मैच हो रहा है या 50 ओवर्स का मैच जो होते हैं वो मैच हो रहे हैं, और इतनी तगड़ी आपस में कंपटीशन होता था। तो वो उसको तो मैं बिल्कुल डिफरेंट समझता हूँ। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर चीज़ चेंज होती है, लेकिन देखिए टेम्परामेंट और जो फॉर्मेट आप खेल रहे हैं उसकी तो आदमी को अक्ल होनी चाहिए ना, कि मैं जो है 2020 खेल रहा हूँ तो मुझे किस तरह खेलना चाहिए। वो 2020 भी सिर्फ हिटिंग जाते ही नहीं होती है, बॉल के मेरिट पे खेला जाता है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्वांटिटी, हमारे पास क्वांटिटी बहुत हो गई है, क्वालिटी नहीं है हमारे पास। आप इसका हिस्सा थे, इससे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी उसका भी आप हिस्सा थे। अब सिलेक्शन कमेटी भी तब्दील हुई है और अब रीजनल कोचेज़ भी उसका हिस्सा है। कौन सी बेहतर थी सिलेक्शन कमेटी?
देखिए मेरे ख्याल से तो देखें, वो जो एक सिस्टम पिछला वाला था वो ज़्यादा था कि आप तीन या चार आपके सिलेक्टर, एक हेड आपका होता था। लेकिन हाँ, बिल्कुल जो जिस लिए बनाई गई कि कोचेस जो हैं वो टीम के साथ होते हैं, उनको हर प्लेयर के बारे में पता होता है और हर से जो है पूछ के कि भाई कौन किस तरह होता है। अगर पूछ के हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और लेकिन मैं फिर भी सपोर्ट यही करूँगा कि मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा बेहतर है। उस पर तनकीद यूँ होती थी कि जी सेलेक्टर देखने नहीं जाते, सेलेक्टर ये नहीं करते, और ये जो हैं सब साथ होते हैं। ये इस देखिए हर चीज़ चेंज, जैसे कि ये जो बनाया था कि 3 मिसबा को जो सारे ओहदे दिए थे, वो इसलिए कि मेरे ख्याल है एक ही टीम थी न्यूजीलैंड जिसके यहाँ ये वाला फॉर्मेट था कि जिसमें जो है सारी चीज़ें एक आदमी को दी गई थी। तो वो बधाई तो फेल हो गया उस लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन ये भी जो है मैं इसको भी इतना सक्सेसफुल नहीं समझ पा रहा। और आई होप कि अगर सक्सेसफुल जब भी होता है ना कि मेरिट पे टीम हो जाए या जीतने लगेगी तो ये सब चीज़ें धुल जाती हैं। असल है जीत, चाहे किसी टाइप की भी आप कोई चीज़ कर लें, अगर आप नहीं जीत रहे तो बड़े अब मुझे एक चीज़ बताइए कि क्यों सिलेक्शन कमेटी पे तलवारें निकलती हैं सबकी, क्यों कोचिस पे निकलती हैं, प्लेयर पे बहुत कम हाथ रखा जाता है। और प्लेयर पे काम हाथ इसलिए रखा जाता है कि हमारे पास तो बैकअप में है ही नहीं, इसलिए घूम फिर के सब वही घूम के फिर से वही सब लोग आ जाते हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि देखिए सीनियर आदमी हो बिल्कुल, लेकिन ऑनेस्टी सब किसी भी लेवल पे हो, ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको रीज़न बता दिया कि हमारे यहाँ का सिस्टम जो था डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, वो हमें लेके बैठता था। मैंने आपको बताया कि 30-40 किसी भी मुल्क में 30-40 डेब्यू नहीं होते फर्स्ट क्लास के, तो उससे सब कुछ नज़र आ जाता है। और फिर आपके यहाँ बड़े खुद कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं, जो लोग पहले ये कहते थे हमारे पास टैलेंट ही नहीं है, अब वो कहते हैं कि हाँ हमारे पास टैलेंट है। तो पता नहीं, एक तो रिमार्क्स बड़ी जल्दी चेंज होते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हम सेलेक्ट करना एक डिफरेंट है। आपकी आई क्या कहती है, डोमेस्टिक वेल एंड गुड, बहुत ज़बरदस्त है। आया वो प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो ठीक है या नहीं है, ये आई होनी चाहिए कि वो वहाँ पे कैसे सरवाइव कर पाएगा। नहीं एक मैच खिला के आप बाहर कर दोगे तो फिर सक्सेसफुल तो नहीं रहे आप। रीजनल कोचेस को सिलेक्शन कमेटी में शामिल करना, क्या ये वजह हो सकती है क्योंकि वो सारा वक्त साथ रहते हैं, तो क्या वो पसंद नापसंद का मैटर तो नहीं आ जाएगा? देखिए ये उनके अपने ऊपर ज़रूर है। देखें बाद वक्त मैं प्लेयरों का भी कसूर समझता हूँ। देखें ये पक्की बात है, अब सेलेक्टर तो या कोच जो है साथ लगा हुआ, कोच वो सेलेक्टर भी है, वो साथ लगा हुआ है, वो एक प्रोग्राम आपको दे देता है। हाँ वो जो आप जिस किस्म की बात आप कर रहे हैं वो अपनी जगह कि मैं कोच उसको मानता हूँ जो बड़ा पोलाइट होता है, और अगर उसकी मर्ज़ी का एक आध 15-16 लड़कों में एक आध प्लेयर अगर नहीं सेलेक्ट भी हुआ, नहीं आई मीन के अगर कोई सेलेक्ट हो गया ऐसा जो कि वो समझता है कि इसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब वो टीम का हिस्सा बन गया तो फिर उसको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, हर आदमी को लेके चलना चाहिए। इस बड़ी लेवल की क्रिकेट में कुछ भी नहीं है, इसमें तो स्ट्रेटजी आपने प्लान करनी है। कोचिंग ये आपके ग्रास रूट पे है, आपके 15, 16, 19 ये कोचिंग है। इनको क्या है, इनको स्ट्रेटजी प्लान करनी है कि भाई हमें फलां की जो है स्ट्रेंथ देखनी है, दूसरी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, उसकी बॉलिंग कैसी है, उसकी बैटिंग को हम कैसे करेंगे, ये स्ट्रेटजी है। वहाँ जाके आप हाथ पकड़ के उस वक्त बल्ला देखा, मुझे याद है अच्छी तरह एकेडमी में एक दिन था, एक नाम नहीं लूँगा, एक बड़े प्लेयर थे लेकिन बता कोई और रहा था उनको जो है बैटिंग के बारे में। वो जब उसने बताया, वो भी प्लेयर था, एक अच्छा प्लेयर था, उसने बताया,
लेकिन वो साहब उतर के आया, उसने कहा ऐसे नहीं यार छोड़ो ऐसे। तो भाई जब ये चीज़ें होंगी तो फिर तो कुछ भी नहीं होना है, वो तो बेचारा डिस्टर्ब ही रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, आपसे ठीक कह रहे हैं, कन्फ्यूजन भी पैदा हो सकती है प्लेयर्स के दिमाग में। ऑनेस्टी, तौसीफ़ अहमद साहब ने कहा कि हर लेवल पे ज़रूरी है, ख़ास तौर से कोचिंग में, और कोचिंग इनके ख़्याल में टॉप लेवल पे उसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ हिकमत अमली मुरतब करके देनी है, और कोचिंग अगर होनी है तो वो अंडर 19, अंडर 16 और इससे नीचे के लेवल पे होगी। मज़ीद हम बात करेंगे इसी नीचे के लेवल पे, हम अब जाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। तौसीफ़ अहमद साहब से हम बात कर रहे हैं और बात हो रही है अब तक पाकिस्तान के जो टॉप लेवल पे कोचिंग के हवाले से जो मेथड है उस पर बात हो रही है, लेकिन नीचे भी हम आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे जहां ज़रूरत है। लेकिन एक सवाल जो मैं इनसे पूछना बनता है वो ये, क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे उस वक्त जब फवाद आलम के हवाले से काफ़ी बात हो रही थी। आपके रीजन के और भी लड़के हैं जो नहीं जा सके पाकिस्तान की टीम में, कप्तान यहीं से थे सरफराज अहमद। सुना ये कि इंज़माम ने कहीं कहा कि फवाद आलम को ना सेलेक्ट करने का मामला इन सरफराज अहमद का था, उन्हें चॉइस दी गई लेकिन उन्होंने नहीं कहा। आप क्या कहते हैं? अब ये उस वक्त की बात है जब हम इतना को देखिए। हाँ ये बिल्कुल सही है कि आपको मेरे पे बड़े क्रॉस क्वेश्चन हुए। मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात आपसे कर सकता हूँ और डिफरेंट बातें मुझसे की गई, यहीं के करता धरता एक दो थे, तो मैंने जवाब तो उनको उस तरह दे दिया। लेकिन जब मैंने इस जो पॉइंट आपने उठाया, इस पॉइंट पे जब मैंने टीवी पे जाके बात की तो उसका नुकसान मुझे नहीं इतना हुआ। वो जॉब तो मेरी जो भी थी वो, लेकिन इससे मेरे बेटे को नुकसान हुआ। ऑनेस्टली बताऊं, वलीद कि जो लोग करता धरता थे उन्होंने उसको आएँ बाएँ कर दिया। और हर कप्तान का काम है या कोच का काम है वो आएँ बाएँ कर सकता है, वो अभी भी पार्ट है, वो खेल रहा है अपने हिसाब से। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ कि एक चीज़ हुई है, ये नहीं होनी चाहिए। सरफराज का जहाँ तक मामला है, देखें यही बात मैंने की थी और कही तो लोगों को बुरी पड़ गई। वजह उसकी ये थी कि जब हमने फवाद को बुलाया वहाँ, तो वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी, तो उसमें ग्रैंड फ्लावर आई थिंक, या हाँ ग्रैंड फ्लावर ही हमारे बैटिंग कोच थे ना, एंडी फ्लावर, हाँ ग्रैंड फ्लावर हमारे कोच थे। तो वो और मिकी आर्थर, मैंने देखा वहाँ, हम 8-10 दिन से वहाँ थे। ग्रैंड फ्लावर बड़ा उसको हर के साथ बहुत मेहनत करता था, वो बहुत मेहनत करता था बैटिंग में ले जाके, अकेला अकेला इतनी गर्मी में वो जो है प्रैक्टिस कराता रहता था। तो हमने वो चीज़ें देखी। तो जब सिलेक्शन का टाइम आया तो बुलाया, तो हमने कहा कि, उसने कहा कि ये इसकी टेक्निक वहाँ इंग्लैंड में ऐसी होगी, थोड़ा वही जो अभी चल रहा है सिलसिला, जो कि उसकी स्टांस सही नहीं है या क्या। उस वक्त ये छोटी बात हुई, तो ज़रा सा टाइम है लगेगा और ये है वो, उसने इस तरह की बातें कुछ ऐसी की। तो हमने ऑनेस्टली, ये मेरा भी था और जाहिर है मैंने ये बात की कि हम अपने कोर्ट में ये बॉल नहीं डालेंगे। हमने इनके दोनों के कोर्ट में बॉल डाल दी, जिसमें मिकी आर्थर और सरफराज थे। जाहिर है पाकिस्तान में हमेशा हुआ है कि कप्तान और कोच ये जो बात करते हैं कि फ़लाँ आदमी, ठीक है स्ट्रांग होता है आदमी, बातचीत करते हैं, बट सुनिए, हम उनको वही चीज़ दी जाती है जो एक कोच और कप्तान को हमेशा से होता रहा। इमरान एक डिफरेंट था, लेकिन ये हमारे यहाँ अभी भी, क्योंकि मिसबा था वो अपनी मर्ज़ी से टीम को सिलेक्ट करता था और हम साथ थे, हम मिसबा के साथ भी रहे। हम वो अपनी मर्ज़ी से मांगता था लड़का और हम देते थे, और यही पोजीशन यहाँ पर भी थी। हमने उनके कोर्ट में डाल दी बॉल और उसके बाद आपको पता है वो साद अली को लेके गए। ये सरफराज और मिकी का डिसीजन था? मिकी और सरफराज दोनों का था। ओके, दोनों का। उसके बाद आपके बेटे को कैसे नुकसान हुआ इस बात का? यार नुकसान, मैं लोग ये जो अंदर लड़के होते हैं ना, यही सब बता रहे होते हैं। हालांकि मैं इन कच्ची कानों पे इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन वो पता चल जाता है। मैं तो खैर दुबई में था, मुझे बताया गया कि जो उसको गलत टाइम पे बॉलिंग करा के उसको मार लगवा दी गई, चेंज ही नहीं कर रहे थे और जो है ना उसके साथ ये कर दिया। मैंने कोई बात नहीं, मैंने जब फ़ोन पे बात है, मैंने बेटा छोड़ दे, कोई बात नहीं, तूने पिछला सीज़न किया।
फिर मुझे ये पता चला, किसी ने अंदर कहा कि ड्रेसिंग रूम में ये बात की गई कि उस बच्चे ने इन्हें इम्प्रेस नहीं किया। चलो नहीं किया इम्प्रेस, तो फिर ये हुआ कि ये भी बात आई सामने कि जी जब मैंने ये बात क्लियर की कि ऐसा फवाद के साथ हुआ था, तो कहा गया कि उनको ये बातें करनी ही नहीं चाहिए थे पब्लिकली। तो मतलब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो अगर मेरे ऑनेस्टली मैं पूछूं तो मैं तो कभी बच्चे के लिए अपने बोला भी नहीं हूँ। मसला मेरे बच्चे का नहीं है, मैंने एक ऐसे लड़के को भेज दिया, इसकी तो परफॉर्मेंस थी। वो एक ऑफ स्पिनर जो अभी कराची से खेल रहा था, उसको मैंने रिकमेंड किया, जो हमने उसको टूर पे भेज दिया दुबई। जब हमने ये कहा था यार ऑफ स्पिनर कोई नहीं है, यूबीएल से खेलता था, मैं नाम भी इस वक्त उसका भूल रहा हूँ, अभी ग्रेड 2 की टीम से भी खेला वो, ऑफ स्पिनर। उसको हमने जो है वो उसमें मैंने रिकमेंड किया कि इसको भेजो। उसकी कोई विकेट्स नहीं थी यार, कुछ भी नहीं था उसका। मैंने वहाँ से कहा कि मैंने कहा हम पे बात आएगी यार, ये लड़का ऑफ स्पिनर को इसको भेजें। वो गया, उसके विकेट्स थे ही नहीं यार, वो अच्छा है, सब कुछ होगा, अभी भी खेला है सीज़न वो। मैंने उसको भेज दिया, मैंने उसके लिए बात नहीं की। मैं चाहता तो जी को और इनको कहता यार इसको भेज दो, क्योंकि लेकिन मैं कभी भी मतलब गलत नहीं करता। वो मुझसे इतने मतलब आर्गुमेंट करता रहा, इतना कुछ करता रहा। उसने दुबई में खेला, उसने यूएई की क्रिकेट खेली, यूएई की कंट्री के उससे खेला, वो सब हुआ। लेकिन मैं कहता था कि यार तुम इसको उससे ना मिलाओ, वो डिफरेंट है। वहाँ यूएई एक वो है, यहाँ आओ इसको। यार मैं करूँगा तो शायद लोग कहेंगे यार वही काम कर रहे हो जो दूसरे करते हैं। मैंने रीजन में उसको डिस्ट्रिक्ट में उसको खिलाते ही नहीं थे। और मुझे एक ऐसे बंदे ने कहा जो टेस्ट प्लेयर था कि तौसीफ भाई आपकी क्या डिस्ट्रिक्ट में लगती है? मैंने क्यों, क्या हुआ? और मैं बखुदा बता रहा हूँ, मैंने कभी इसको वो नहीं किया, इनकरेज नहीं किया। जब मुझे ये कोई बात कहता था कि मुझे ऐसे, तो मैं कहता अपना खेलो, बस छोड़ो सब काम। तो मुझे किसी ने कहा कि आपकी लगती है डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट है वो। तो वो कहने लगा कि यार फलां ने हमें बोला है कि इसको खिलाओ लेकिन बॉलिंग ना कराना। ये भी मैंने सुना। मैंने कहा छोड़ो यार। फिर वहाँ बात आन के सही हुई कि जब उसको डिस्ट्रिक्ट से खिलाया गया, और वो लोग जो आज टीवी पे बैठे हैं, कुछ हैं जो कर रहे हैं ये बातें, वो डिस्ट्रिक्ट के साथ होते थे। और मतलब बैक बाइटिंग हमारे मुल्क का क्या अब यही रह गया कि बैक बाइटिंग करो, गलत बात करो, इधर करो, क्या खुदा को जान नहीं देनी गलत बात? ये मैं इतनी बातें इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, फिर मुझे डिस्ट्रिक्ट में इन्हें खिलाया गया, उसने 3 आउट किए हुए थे, मैं इत्तेफाक है चला गया मैच देखने, और 2 खब्बे खेल रहे थे और उसको बॉलिंग ही नहीं कराई जा रही थी। उसने आन के मुझे कहा कि वो पापा ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो समझता होगा कि लेफ्ट आर्म सही है इस वक्त, खुदा की कसम अल्फिया बोल रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो समझता होगा कि यार ये लेफ्ट आर्म करना ठीक है इस वक्त। हमेशा तो सुनते आए हैं कि ऑफ स्पिनर खब्बे के नहीं होता, और एक आदमी ने 3 आउट किए में। मैंने कहा तुम कर। एक सीज़न ऐसा आया जिसमें उसने सारा उछाड़ पछाड़ मचा दिया, सबने बोला भी कि बहुत अच्छा है, सारा कुछ है। लेकिन वो फिर ये वाले सीज़न के बाद से फिर उसको देखिए, यहाँ पर ट्रेनर से, फिजियो से, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, और जगहों से कुछ लोगों को गिरवा दिया जाता है। उसको यहाँ के कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट होती है, बाहर खड़े होते हैं कि इसके साथ ये कर दो, इसके साथ ये कर दो, और वो कर देते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा? मैं भी रहा हूँ, मुझे पता है इन चीज़ों का। फॉरगेट इट। ये नहीं है मेरे बेटे के नहीं खेलेगा तो कौन सा ऐसा कुछ मुसीबत थोड़ी आ जानी है यार। तौसीफ भाई, कौन है कराची क्रिकेट का दुश्मन आपके ख्याल में? पहले का ज़माना कितनी मजबूत होती थी क्रिकेट? देखिए, मैंने सियासत से फ़ायदा कोई नहीं है। देखें, इस प्लेयरों की मजबूरी आई है। सबसे पहले मैं इस चीज़ को ही गलत समझता हूँ कि एक कराची की एक क्रिकेट एक ही जगह जाके जमा हो जाए, ये तो गलत है। हमारे टाइम में तो कभी भी ये नहीं हुआ। नाज़माबाद की ज़बरदस्त टीमें, मलीर की, कुरंगी की, सबकी बड़ी टीमें होती। कहाँ जमा हो रही है? अब मैंने बताया 3 जगहों पे,
3 क्लब में आपने सारे खेल लिए। अब मुझसे किसी ने सवाल किया, यार वो, मैंने जब उसको बताया, मैंने कहा यार वो मोहम्मद हसन को मैंने भेजा था वहाँ पे, कहना हाँ वो जो फलां जोन 6 का नाम नहीं देता हूँ, ओके। जोन 6 का। तो उसने बोला कि, मैंने कहा भाई वो जोन 4 का था, आप कैसे करें? नहीं वो तो वहाँ, मैंने कहा भाई ये सब यहाँ के हैं, साद अली यहाँ का है और पता नहीं कितने इस तरफ के हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये, मैं मजबूरी में गए हूँ, पैसों की वो अपनी जगह है, मगर आपकी क्रिकेट जब सही होगी, जो बंदा जहाँ होता है, मैं KCC में भी बोलता रहा कि जो बंदा जहाँ का है उसको वहाँ से खेलेगा तो वो उस एरिया को प्रमोट करेगा। अगर वो प्रमोट नहीं कर, मैंने क्लब नहीं छोड़ा अपना कभी भी। पाक जेम खाना से मुझे ऑफ़र भी आई, मुझे मंसूर अख्तर ने ऑफ़र दी कि यार हर साल तुझे मैं इंग्लैंड का टिकट दिलवा दूंगा, तू ये मेरे क्लब से आ जा। रावी थी या कौन सा उनका क्लब था, मैंने कहा नहीं यार मैं अपने क्लब से खेलूँगा। मतलब जो सही है वो नहीं खेलते। मेरा बेटा भी अभी यहाँ पर क्लब से, अपनी क्लब से खेल रहा था, ये इसी एरिए से खेल रहा था। और लोग जो सही लोग होंगे वो नहीं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ आ गई हैं प्लेयरों के साथ, जाहिर है, नौकरी और पैसे की ज़रूरत, ये तो सबको होती है। फिर एक वो कर देना कि अगर तुम यहाँ जाओगे तो यहाँ से सब खेल जाओगे भाई, वो चीज़ भी चली जा रही है। तो इसको हमें सोचना पड़ेगा। देखो भाई, मैं अभी, आप जो भी हैं वो सुने, फिर इधर उधर बातें करें, टीवी पे बैठ के कहलवा दें कुछ में, उससे मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ना। मैं जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ, मैं अगेंस्ट भी किसी के नहीं। क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे किसी की मोनोपोली ना हो, और हर एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऐसे लोग आने चाहिए जो किसी के कहने पे किसी को सिलेक्ट ना करें, किसी के कहने पे किसी को ना फिटनेस के लिए प्रॉब्लम खड़ी करवा दें। ऐसे लोग आने चाहिए। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ अहमद साहब। तौसीफ़ अहमद साहब की बात सुनने के बाद तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो ग्रास रूट लेवल की करते हैं कि यहाँ पर निज़ाम दुरुस्त होना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पे कोचेज़ हों, फिजियोज़ हों, वो अगर किसी खिलाड़ी को पसंद नहीं करते तो उस खिलाड़ी को परफॉर्म भी नहीं करने देते, और उसके बहुत सारे रास्ते निकाल लिए जाते हैं। सही वक्त पे बॉलिंग ना दी जाए, सही वक्त पर बैटिंग ना दी जाए, या उसको बॉलर को गिरा दिया जाए, या बैट्समैन को या किसी और प्लेयर को इस तरह उसके साथ रवैया रखा जाए कि उसको गिरा दिया जाए। दूसरी जो बात इन्होंने की, वो जो जोन हैं कराची के, अब तो खैर जोन का वो सिस्टम नहीं है। इससे पहले कराची में 7 जोन्स हुआ करते थे, हर जोन के अंदर क्लब्स होते थे, तो प्लेयर्स को किसी एक ख़ास एरिया में जमा कर दिया जाए और ये कहा जाए कि अगर आप यहाँ से खेलेंगे तो शायद आप अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। जोन का एक नाम भी लिया तौसीफ़ अहमद साहब ने। अब हम कोशिश करेंगे कि उस जोन के जो करता धरता हैं लोग, उनसे ज़रूर हम बात करें इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले। लेकिन बहरहाल नज़र आता है कि इर्तिकाज़ एक जानिब ज़्यादा है कराची में क्रिकेटर्स का। ये बात तौसीफ़ अहमद साहब ने भी की, और किस तरह से इसको ठीक किया जाएगा ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट डिपार्टमेंट की बहरहाल बनती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।